हेलो एवरीवन, मैं मनीष शुक्ला स्वागत करता हूं सभी का एक बार फिर से प्रगति पथ पे। और आज सीटेट के लिए लेकर के आए हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। ठीक है, बाईलैंग्वेज वीडियो है तो दोनों लोग देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, दोनों में ही आपको लैंग्वेजेस में क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे, साथ में उनके आंसर भी। चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। कल ही पेपर है तो लास्ट के 15 क्वेश्चन हैं, इनके साथ मैं नए कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है कि देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, या किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। दूसरा है कि किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। तीसरा है कि सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं, यानी कि फ्यूज आर इंस्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स ऑफ ऑल बिल्डिंग। तो सबको पता होगा कि फ्यूज लगते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हो जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है। और यही चौथा ऑप्शन है कि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक होने पर विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन पूछ रहा है सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला सत्य नहीं होगा कि किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। फ्यूज वाला भी सही है, फ्यूज अधिक, जब विद्युत धारा अधिक हो जाए तो फ्यूज उड़ जाएगा, ये भी सही है। और किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है, ठीक, ये भी सही है। अधिकतम सीमा एक लिमिट होती है, उससे ऊपर नहीं हो सकता, उसी को बचाने के लिए फ्यूज लगाया जाता है। तो पहला वाला केवल जो है वो आपका करेक्ट आंसर, यानी कि सत्य कथन नहीं है, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई अ साइक्लोन, यानी निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात में सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित होने की संभावना है। तो पोरबंदर है, पुरी है, मुंबई है और गोवा है। तो चारों के चारों ऑप्शन कंफ्यूजिंग जरूर लग रहे हैं, ठीक, इसलिए लग रहे हैं क्योंकि सभी समुद्री स्थानों के सबसे पास में है। ठीक है, पोरबंदर भी कौन सा हो गया, पुरी हो गया, मुंबई हो गया और गोवा हो गया। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो गया, गोवा। तो इनमें से सबसे जो सुटेबल आंसर होगा वो पुरी। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट साइक्लोन को भारत में करते हैं वो पुरी एरिया को ही करते हैं। ठीक है, तो ये तो लर्निंग पोर्शन का क्वेश्चन था, याद होना चाहिए था इससे। अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को पूछ रहा है कि द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्यों। तो चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सा सही है ये चुनना है हम लोगों को। तो पहला कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, यानी कि जो पृथ्वी की घूर्णन अक्ष है वो तल के लंबवत है। अगला है कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, यानी कि पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है वो तल के सापेक्ष क्या है, झुका हुआ है। ठीक है, टिल्टेड है। अगला है कि तीसरा द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है, इसलिए होता है। और चौथा है कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट। तो ये तो यहीं से गलत ही लग रहा है कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के समानांतर नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ये होगा कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी तल के सापेक्ष झुका हुआ है, यानी कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। कितना झुका हुआ है, तो आपने अगर ग्लोब देखा होगा कभी तो इस तरीके से ग्लोब बना हुआ होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से अगर देखा जाए तो 23.5 और अगर वर्टिकल से देखा जाए तो 66.5। ठीक है, 66.5 झुकाव है वर्टिकल से और 23.5 झुकाव है कहां से, हॉरिजॉन्टल से। और इसी अर्थ के झुकाव के कारण, यानी कि पृथ्वी के झुके होने के कारण जो ऋतुएं हैं वो बदलती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैचिंग था कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से क्या करना है, मैच करना है हमें। तो ये क्वेश्चन आसान था। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि जब भी मैच करने का आएगा तो जरूरी नहीं कि आपको सब आता हो, अगर आपको 2 या 3 दो आते हैं तब भी आप अप्रॉक्स मैच कर ले जाओगे। जैसे पहला वाला दिया है वृक्ष वितान, यानी कैनोपीस क्या हो सकता है, तो यह ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री। ठीक, वृक्ष वितान नहीं, कैनोपीस बड़े वृक्षों की क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं। ठीक, थोड़ा ऊपर कर दो तो क्लियर दिखेगा। अब आता है अपघटक क्या होते हैं। तो अपघटक क्या होते हैं, ये है पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक। ठीक, नहीं, अपघटक का क्या होगा, ह्यूम्स होते हैं पादप और जंतुओं के मृत ऊतक। और अपघटक दिया है वो क्या है, सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स वो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और जो ह्यूम्स हैं वो पादप और जंतुओं के मृत ऊतक है, वही ह्यूम्स बन जाते हैं। ठीक है, और लास्ट दिया है एक जंगली जंतु, तो इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, इसका मतलब होता है शाही। शाही एक जानवर होता है, कांटे होते हैं खूब बड़े बड़े उसके। ठीक है, तो यहां पर देखो आपको अगर कुछ ना पता होता तो पहले वाले से आप मैच कर सकते थे, क्योंकि पहले वाले का क्या होगा, चौथा वाला होगा। और पहले के चौथे का ऑप्शन केवल एक ही करेक्ट दिखाई दे रहा आपको। ठीक, पहले का चौथा, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। यहीं से पता चल जाता कि बाकी की चीजें किससे मैच होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगला है कि वाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस, यानी कि विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। पहला, इट इज इजी टू कंडक्ट। दूसरा, इट हेल्प इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट। नेक्स्ट है इट इज डायग्नोस्टिक। और अगला है कि इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, यानी कि यह लेना आसान है तो आसान नहीं होता है। यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण करने में सहायक है, या निदानात्मक है, या यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा कि इट इज डायग्नोस्टिक, यानी कि यह निदानात्मक है। ठीक, जो कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ही है निदान निकालना, यानी कि इसलिए निदानात्मक होगा। नेक्स्ट है कि वाई आर साइंस फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल, जो विज्ञान मेलों का आयोजन होता है वो किस लिए किया जाता है। तो पहला है कि टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन इन साइंस, यानी कि शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। दूसरा है टू हेल्प स्टूडेंट टू स्कोर हायर इन एग्जामिनेशन, अच्छे नंबर लाने के लिए, पर शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। तो एलिमिनेट कर दो, गलत है भाई ये। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए साइंस फेयर का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगला है कि शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन और प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि जो विज्ञान फेयर होते हैं यानी कि साइंस फेयर होते हैं उनमें मॉडल्स बनवाए जाते हैं, तो मॉडल्स बनवाए जाएंगे तो विज्ञान में सृजन और प्रयोग करने की क्षमता का विकास होगा। अगला है शिक्षार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए, तो कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि हमें करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो इंग्लिश में ऊपर पढ़ दूंगा, लाइन पे लिखा इसलिए हो सकता है क्लियर ना दिखे। अगला है कि एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त किसे समझते हैं। ठीक है, कि ऐसा टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर, कौन सा सबसे अच्छा माध्यम होगा कहने का मतलब है। पहला है कि शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट कराना, यानी कि क्लेरिफाई द स्टूडेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट इन द क्लास। दूसरा है सो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी प्रयोग दिखाना। अगला है टू गिव प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट, यानी कि बच्चों को प्रोजेक्ट दे दीजिए और अपना बैठिए, यानी कि शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना। तो एलिमिनेट कर दो भाई, गलत हो गया यहीं पर। नेक्स्ट है आस्क द स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, यानी कि अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों को कराना। तो दो यहाँ पर देखो आपको लग रहे थे कि तकनीकी प्रयोग दिखाना भी हो सकता है और अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों को कराना। तो आयोग ने यहाँ पर जो सही माना है उत्तर, वह अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों को कराना। ठीक है, कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं, तो जो आयोग ने माना है उसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ। ठीक, जो गुड साइंस एजुकेशन है इज ट्रू फॉर लाइफ होना चाहिए, कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी शिक्षा विज्ञान के प्रति सत्य होती है। इसका क्या अर्थ है, तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग है, तो जो एनसीएफ के अकॉर्डिंग लिया गया हम लोग वही मानकर चलेंगे। ठीक है, तो ये लर्निंग पोर्शन का था क्वेश्चन। पहला है कि साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। दूसरा था विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। नेक्स्ट है विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। और अगला है विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो, यानी कि साइंस शुड हेल्प इन लिविंग लाइफ इजी। तो इसको तो हटा दो, ये तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द फील्ड ऑफ वर्क, यानी कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। पहला है ओपन माइंडनेस, यानी कि खुला मस्तिष्क, ये तो है, होना चाहिए एक साइंटिस्ट के पास। अगला है क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, यानी कि अधिक सीखने की उत्सुकता, ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, यानी कि समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, ये भी होनी चाहिए। लास्ट है हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए, यानी कि साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है हार्ड वर्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि हरी वांट टू टीच द सर्कुलर मोशन टू क्लास 6th स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी बेस्ट मेथड, यानी कि हरी को कक्षा 6 के एक बच्चे को क्या पढ़ानी है, सर्कुलर मोशन पढ़ाना है, यानी कि घूर्णन गति पढ़ानी है। तो इनमें से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी। पहला है डिस्कशन, दूसरा एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, नेक्स्ट है गिव एग्जाम्पल और लास्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि चर्चा करी जाए, गतिविधि आरक्षित शिक्षण दिया जाए, उदाहरण दिया जाए, प्रदर्शन किया जाए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा गतिविधि आरक्षित से आधारित शिक्षण देना, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराना। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग सबसे अच्छी विधा होगी किसी भी गति को समझाने के लिए। नेक्स्ट आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस, कि इनमें से कौन सा साइंस को पढ़ने का क्या होगा, एक साइंस को पढ़ने का महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। तो सबसे पहला है कि विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान अर्जित करना मुख्य उद्देश्य नहीं होता है।
ठीक, तो पहला तो एलिमिनेट कर दो। दूसरा है टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ साइंस कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक ही बात हुई, ज्ञान अर्जित करना और एकत्रित जानकारी एकत्रित करना। तीसरा है टू इनेबल द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन अमंग लर्नर्स, यानी कि अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी लाना, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, तीसरा सही आंसर होगा। लास्ट है अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। तो देखो तीनों ऑप्शन में ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान अर्जित करना, ठीक है, तो ये तीनों ही गलत है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है द कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन इन साइंस मींस, यानी कि विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है। ठीक, तो यहां पर जो ऑप्शन पहले देख लेते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं। पहला है कि अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो अभी फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगला है मोर फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, नहीं हो सकता, अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा समग्र मूल्यांकन का अर्थ नहीं है। ठीक, अगला है रूटीन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज टू एक्सेस लर्निंग, और लास्ट है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए अधिगमन के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, किसी भी चीज के आकलन है सामान्य गतिविधियां कराई जाए और उनका अभ्यास कराया जाए। ठीक है, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, अधिक आवर्ती और जांच परीक्षा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले की तरफ। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि इनमें से कौन सा समाधान विधि का एक चरण नहीं है। चार ऑप्शन है कि विजुअलाइजेशन ऑफ सिचुएशन, यानी कि स्थिति की कल्पना करना, ठीक, तो ये तो होना चाहिए। दूसरा है अटेम्प्ट टू सॉल्व, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक समस्या समाधान नहीं हो सकता, यानी कि समस्या का समाधान का प्रयास करना। ड्राइंग कंक्लूजन्स, निष्कर्ष निकालना, और लास्ट है अवलोकन, ठीक, यानी कि ऑब्जर्वेशन। तो ये वाला जो हिंदी वाली वीडियो आई थी उसमें भी ये क्वेश्चन इनबिल्ट था। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन यहां पर सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं होगा, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि अवलोकन तो जरूरी चीज है किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए, लेकिन यहां पर जो आयोग ने माना है वो अवलोकन ही आंसर माना है। और इसका कारण भी मैं बता दूं क्या हो सकता है कि अगर आपने गलत अवलोकन कर लिया तो समस्या समाधान का जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी गलत निकल आएगा। ठीक है, तो अगर अवलोकन आपका गलत हो गया या आपने किसी गलत किसका आदर्श का अवलोकन कर लिया तब भी आपको दिक्कत होगी और आपका निष्कर्ष गलत निकलेगा। इसलिए समस्या निर्धारण में समाधान निकालने में अवलोकन को नहीं माना गया है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रेटेजी इन साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। पहला है कि मैप सिमिलरिटीज, यानी कि समानताओं का चित्रण। दूसरा है अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, और लास्ट है उपयोग। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा, मैप सिमिलरिटीज, प्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, नेक्स्ट है इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट्स, और लास्ट है एप्लीकेशन। तो यहां पर सही आंसर आपको क्लियरली दिख रहा है समानताओं का चित्रण। ठीक है, अनुरूपता विधि, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, लर्निंग पोर्शन का है कि अनुरूपता विधि जो है उसमें समानताओं का चित्रण ही क्या है, विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण कौन है, समानताओं का चित्रण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, और ये तो मेरी फील्ड का क्वेश्चन रखा तो बहुत अच्छे से समझ लो 2 मिनट में, कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, तो MgOH का होल ट्वाइस गलत छपा हुआ है, इसको ऐसे लिखो MgOH का होल ट्वाइस। ठीक, ये होगा, तो MgOH का होल ट्वाइस क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एंटी एसिड होगा, या फर्मेंटेशन एजेंट होगा। ठीक, यानी ऑक्सीकारक, अपचायक होगा, प्रति अम्ल होगा, या फिर फर्मेंटेशन में किण्वन होता है तो किण्वनकारी होगा या किण्वन कारक होगा। ठीक है, तो देखो साफ दिख रहा है MgOH का होल ट्वाइस, OH का मतलब ये क्षार है, क्षार का मतलब इंग्लिश में बोले तो क्या है, इंग्लिश में बोले तो बेस है। ठीक, तो बेस है, तो इनमें देखो कहीं बेस दिया नहीं है लेकिन एक वर्ड दिया हुआ है प्रति अम्ल, यानी कि एंटी एसिड। होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी, थोड़े से कॉन्सेप्ट नए सीखे होंगे, कल के पेपर के लिए बहुत ज्यादा ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करके आइएगा सभी लोग। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।